हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 12th चैप्टर कर रहे हैं रेडियम की आत्मकथा। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट में पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने ये नई नई खोजें करके उनको रेडियम को मनुष्य के सामने उपस्थित किया है। अभी आगे पढ़ेंगे। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मैलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। हाँ, हम कहते हैं कि वियोग का फल कड़वा होता है, मतलब जुदाई का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को फिर मनुष्य को चखा देता, लेकिन ऐसा करना रेडियम को मंजूर न था, क्योंकि पशु में जैसे सिंह की धाक रहती है, उसी तरह देवता में जैसे इंद्र रहते हैं, फिर कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित मिलता है, वैसे ही मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने रेडियम को बिठा दिया और उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। मतलब कि उनको ऊपरी स्थान दिया, सर्वोच्च स्थान दिया, इसलिए फिर वो मनुष्य के लिए प्रसन्न था। मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम में से मैं बन जाऊंगा। रेडियम क्या बताता है कि उसकी जो उत्पत्ति है वो पीच ब्लेंडी नामक के एक खनिज पदार्थ से हुई है। ये आपको 1 लाइन या तो MCQ में पूछा जा सकता है। फिर यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है, मतलब पितामह यानी कि दादा और आयोनियम मतलब पिता यानी कि उसके पापा। मतलब इसका कहने का क्या मतलब था कि तुम अगर यूरानियम को कुछ देर ये रख दो ऐसे ही, तो उसमें से आपने आप ही आयोनियम और आयोनियम में से मैं, ये सब पदार्थ के नाम है स्टूडेंट्स। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? पारस पत्थर क्या होता है पता है? वो लोहे को भी सोना बना देता है, वो पत्थर ऐसा होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि वह पत्थर है कि जिसे स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतर ग्रहण करता है। हाँ, जसत नाम की एक पदार्थ है, वो चांदी बन जाता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे। मतलब ये जो पारस पत्थर था वो हमारे भारत में था। हाँ, मतलब जो निम्न मतलब नीची जो धातु, हल्की धातु जिन्हें आपने कहिए, तो वो जो धातु थी उसको ऊपर लेवल की यानी कि एकदम महत्वपूर्ण धातु बनाने के लिए इस पत्थर का उपयोग होता था। किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। मतलब वैज्ञानिकों ने इसको तुच्छ माना और उसको मजाक कर दिया उसका। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम में से मैं यानी कि रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता और सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में ही उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। मतलब ये क्या कहते हैं कि अभी उनके इसका जो आविष्कार हुआ है उससे वैज्ञानिकों की आंखें खुले। पहले उन्होंने पारस पत्थर का मजाक उड़ाया था, लेकिन अभी उसकी महत्वता उनको समझ में आई है। लेकिन अभी वापस से अगर पारस पत्थर की खोज करनी है तो उसमें उनके बहुत साल लग जाएंगे। हाँ, वर्षों तक उन्हें
इस पत्थर की खोज कर पड़ेगी और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं से बहुमूल्य हूँ। मतलब इतना मूल्य माना, इसकी कीमत सब संसार की सभी वस्तुओं से ज़्यादा है। मेरे एक कण का जितना दम है उतने में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। एक कण रेडियम का एक कण जो होता है ना, वो उसकी जो प्राइस होती है वो सोने और प्लेटिनम से 1000 गुना ज़्यादा होती है। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। मतलब रेडियम के छोटे से छोटे कण का जो प्राइस होती है वो 75,000 की होती है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुदरबीन के देखे नहीं जा सकते। यहाँ पे दूरबीन होगा लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। लंदन की एक हॉस्पिटल है, उसमें ये रेडियम के 2 छोटे छोटे कण हैं जो दूरबीन के बिना देखे नहीं जाते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। वो कण इतने छोटे हैं कि दूरबीन के बिना दिखाई नहीं देते हैं और कांच की नली में सुरक्षित रखा गया है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आँख नहीं देख सकते हो। हाँ, मतलब आँख ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। मैं अपने किरणों के साथ परमाणु को भी विकीर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर तक रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मतलब रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। फिर ऐसे ही हम नहीं देख सकते, मतलब कुछ ऐसे चश्मे पहनने पड़ते हैं, क्योंकि उसके किरणों के साथ परमाणु को भी विकिरण होता रहता है। यदि इसके मिश्रण को पानी में कुछ देर तक रख दे तो पहले उसका रंग बदलता है, फिर पहले वो पीले रंग का होता है, फिर धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में वो गुलाबी रंग का हो जाता है। मुझे पानी में मिलाकर रखा दो, मैं बड़ा घुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ओसजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों से तापक्रम से अधिक, ताप मतलब जो गर्मी होती है उसकी तपन, तो वो जो उसकी जो गर्मी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास के जो स्थान है उस स्थान से भी इसकी गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, पानी में उसको जितना मिला दे उतना उज्जन और ओसजन जमा कर लो। मतलब उसकी जो उज्जन और ओसजन जमा कर सकते हैं। और ये कहता है कि एक बात याद रखना है कि उसका जो तापमान है वो अधिक रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का ये पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, इसको 2-3 बार पढ़ोगे चैप्टर को तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ते नहीं हो चैप्टर कोई, लेकिन इस बार आपको बोलती हूँ तो शायद आप पढ़ोगे। अच्छे से पढ़ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।